हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की अभी एक बेंच ने एक ऑर्डर दिया है जहां पे बोला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे मौलिक अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। और यहां पर देखा है तो जजमेंट दिया गया है एक बेंच के द्वारा जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस बिलैम त्रिवेदी हैं, उनके द्वारा इस जजमेंट को दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो हमारे संविधान में आर्टिकल 39D में डिस्कस किया गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। और आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होता है, मतलब उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ऑलराइट, लेकिन इसके बावजूद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, आइए जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को ये एक मौलिक अधिकार मिले कि वही सामने वाले को इतना वेतन मिल रहा है तो हमें भी इतना वेतन मिलना चाहिए। दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट। हालांकि इसके लिए बहुत सारे हम लोग क्लेम करते हैं। जैसे प्राइवेट जॉब की बात करें, कई बार हम देखते हैं कि सेम डिग्री सेम एक्सपीरियंस रखने वाले लोग जो है, कई बार कुछ लोग ज़्यादा सैलरी पाते हैं, कुछ लोग कम सैलरी पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोला है कि ये मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब ये किसी के साथ चीटिंग किया जाए, अनफेयर मीन्स किए जाए, दैट्स नॉट अलाउड। बट हाँ, कुछ कंडीशन में अलाउड है। डिस्कस करेंगे बेसिकली इस मामले को। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी ऐड किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जरूर होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा हमारा एक गोल होना चाहिए कि यस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हम इंश्योर करें, जिससे लोगों के बीच में एक आस्था पैदा हो सरकार के प्रति, है ना। नाउ बेंच की बात करें, बेंच में 2 जस्टिस थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस बिलैम त्रिवेदी हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। अब जरा जानते हैं बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है। इनका कहना यह है कि पोस्ट में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, पे स्केल क्या होना चाहिए। ये बेसिकली फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, मतलब कार्यपालिका का फंक्शन है। ये कार्यपालिका को डिसाइड करना चाहिए कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अब देखिए, पैसा किसको खर्च करना है, कार्यपालिका को खर्च करना है, एग्जीक्यूटिव खर्च करना है, मतलब गवर्नमेंट को खर्च करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये काम हम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी। अब देखा जाए तो यहां पे एक और चीज है, यहां पे बोला है कि ऑर्डिनरी जो कोर्ट हैं इनको बेसिकली यहां पर अंदर नहीं आना चाहिए, इनको एग्जीक्यूटिव के काम करने की सैलरी में इंटरफेयर नहीं कराना चाहिए, बिकॉज अभी हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। अब यहां पे यही बोला है कि चूंकि आमतौर पे जो सैलरी का डिसीजन लिया जाता है वो पे कमीशन के द्वारा लिया जाता है, एक एक्सपर्ट बॉडी होती है, उन्हें पता होता है कि इसको कितनी सैलरी देना चाहिए। दिस इज बीइंग डिसाइड बाय द पे कमीशन। तो उनका कहना यह है कि यहां पर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नाउ केस क्या है जरा जान लेते हैं। रिट पिटिशनर हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट में पहले गए, है ना। और देखा तो ये कौन है, ये रिटायर्ड है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं पीसीसीएफ। पता होना चाहिए किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट सर्विसेज का अधिकारी होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो बेसिकली इनका जो पे स्केल एज ऑफ नाउ चल रहा है वो है 37,750 का। कितना, 37,750। चूंकि इनका एचईजी स्केल जो है, हायर जो इनकम ग्रुप होते हैं उसमें जो पे स्केल है वो है 75,000 से 80,000, तो उसके हिसाब से इनका जो पे स्केल चल रहा है वो 37,750 चल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जैसे सेक्रेटरी है, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के सबसे टॉप अधिकारी होते हैं, उनका पे स्केल 80,000 होता है। तो उस हिसाब से इनका कहना यह है कि हमारा जो पे स्केल है वो भी यही 40,000 का होना चाहिए। चूंकि यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो 50% मिलेगा, तो इनका कहना यह है कि हमें भी पे स्केल जो है 40,000 मिलना चाहिए। ये बेसिकली इनकी रिक्वेस्ट थी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पे सेकंड अमेंडमेंट रूल 2008 है उसके हिसाब से इनका कहना यह है। अब देखा जाए तो यहां पे इसके चलते ये पहले गए कहां पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में अब देखिए, पहले ये गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। पहले जब भी कभी सिविल सर्विसेज जुड़े हुए कोई मुद्दे आते हैं तो आपको पहले कैट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कैट जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और देखा है तो सिविल सर्वेंट्स के लिए पहला जो डोर है वो यहीं पे होता है ना, पहले आपको यहीं जाना होता है। कल को आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको भी ध्यान रखना होगा, कोई भी केस के लिए पहले आपको कैट के पास जाना पड़ेगा। कैट ने ये ओरिजिनल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, बोला नहीं नहीं आपकी जो है जेन्युइन नहीं है। बाद में इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोला कि हाँ ये रिट पिटीशन है, हमें फाइल करनी है, क्योंकि यहाँ पर कैट ने भी मेरी बात नहीं मानी है और मुझे सैलरी का जो बेसिक पे स्केल है वो मिलना चाहिए 40,000 का।
अब 40,000 पे स्केल इतना कम नहीं होता, जिसके बाद बहुत सारी रेंज मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, डीए वगैरह मिलता है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहां पे देखा जाए तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना यह है कि ठीक कोई बात नहीं, आपको 40,000 रुपए मिल जाना चाहिए एज पर द रूल्स। अब देखिए ये रूल्स जब दिए गए, तो ये हाईकोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहुंच गई एपेक्स कोर्ट में, मतलब ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट गलत है, हाई कोर्ट को यहां पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एग्जीक्यूटिव के मामले में, क्योंकि यहां पे मामला था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये एज ऑफ नो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि यहां पर जो मामला दिया गया था, जिस केस को रेफरेंस दिया गया था, वो था स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओआरएस वर्सेस जगजीत सिंह एंड ओआरएस 2017 SCC 148। अब क्या केस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, हल्का सा, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मामला यहां पर यह था, इस केस में जो ये वाला केस है जिसका रेफरेंस दिया गया था, इसमें यह था कि एक ड्राइवर थे, तो वहां पे यह था कि ड्राइवर जो है, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें यह था कि मैट्रिकुलेशन है तो सैलरी अलग रहेगी, मैट्रिकुलेशन नहीं है तो सैलरी अलग रहेगी, तो ये बेसिकली था। तो वहां पे मामला गया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हालांकि वो बेयर मिनिमम वेज का मामला था तो वो एक अलग मामला था, लेकिन यहां पे जो मामला था हायर पोस्ट के लिए था, तो ये मामला अलग था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहना यह है कि प्रेजेंट केस का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट आई एम श्योर नहीं किया होगा, लेकिन यह सीनियर कहना यह है कि जो प्रेजेंट केस है इसका उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए यह मामला उससे रेफरेंस में नहीं लिया सकता। ऑलराइट, तो ये बेसिकली मामला है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, वो क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसके चलते आपको यहां पर ये इंश्योर नहीं हो सकते हो आप यदि समान काम कर रहे हो तो यहां पे आपको समान वेतन मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसको मौलिक अधिकार में डाल दिया जाता है? जैसे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 45 से निकाल के एक प्रोविजन लाया गया था आर्टिकल 21A, जिसमें से 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं इनको फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई थी। यू नो अबाउट दैट थिंग, एंड राइट नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि आर्टिकल 39D जहां पे डिस्कस किया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं को अलग सैलरी मिलती है, पुरुषों को अलग सैलरी मिलती है, या दो ही लोगों को अलग अलग सैलरी मिलती है, मेल मेल है तो उनको भी अलग अलग सैलरी मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 39D को अब अमेंड करना चाहिए और इसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बना देना चाहिए? आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्कशन को यही से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।